तो दोस्तों एक तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिसमस पर एक तरह से देखी जाने वाली एक बेहतरीन मूवी के बारे में जिसका टाइटल है नेशनल एक तरह से लैम्पून्स एक तरह से क्रिसमस वेकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी है और ये हमें तकरीबन 1980 के दौर के अंदर देखने सॉरी दोस्तों 1990 के दौर में देखने को मिली थी कई जगह, और एक साल पहले इसे कई और जगह रिलीज़ कर दिया गया था। वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगले साल एक तरह से अच्छी तरीके से हुआ था, यानी कि दिसंबर में ये लॉन्च की गई थी। जिस हिसाब से आपको पता है इसका टाइटल है, क्रिसमस की मूवी है और अगले ही साल यानी जनवरी तक ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी। तो आज इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं बताता हूँ। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन 1989 की अमेरिकी क्रिसमस स्लैपस्टिक कॉमेडी फिल्म है और नेशनल लैम्पून पत्रिका की वेकेशन फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त है। क्रिसमस वेकेशन का निर्देशन जेरेमिया एस चेचिक ने किया था, जिसे जॉन ह्यूजेस ने लिखा और सहनिर्मित किया था, और इसमें चेवी चेस, बेवर्ली डिएंजेलो और रैंडी क्वैड ने अभिनय किया था, जबकि मिरियम फ्लिन, विलियम हिकी, मैक्वेस्टेल 1998 में अपनी मृत्यु से पहले अपनी अंतिम फिल्म भूमिका में, डायने लैड, जॉन रैंडोल्फ, ई.जी. मार्शल, डोरिस रॉबर्ट्स, जूलियट लुइस और जॉनी गैलेकी ने सहायक भूमिकाएं निभाई थी। 2. नेशनल लैम्पून में प्रकाशित ह्यूजेस की लघु कहानी क्रिसमस 59 इंच पर आधारित। 3. यह फिल्म क्लार्क ग्रिसवॉल्ड के एक अच्छे पुराने जमाने के पारिवारिक क्रिसमस के प्रयासों की कहानी बताती है, क्योंकि वे बुरे के लिए एक मजेदार मोड़ लेते हैं। यह ह्यूजेस और नेशनल लैम्पून को शामिल करने वाली श्रृंखला की अंतिम फिल्म है। मार्च और जून 1989 के बीच समिट काउंटी, कोलोराडो, सिल्वरथॉर्न, ब्रेकेनरिज और फ्रिस्को के साथ साथ बरबैंक, कैलिफोर्निया में फिल्मांकन हुआ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $73.3 मिलियन की कमाई की। इसे शुरू में आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन समय के साथ फिल्म की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया में सुधार हुआ और इसे क्रिसमस क्लासिक के रूप में देखा जाने लगा। कथानक: शिकागो क्षेत्र के निवासी क्लार्क ग्रिसवॉल्ड अपने पूरे परिवार के साथ एक शानदार क्रिसमस मनाने का इरादा रखते हैं। वह अपनी पत्नी एलेन और बच्चों ऑड्रे और रस्टी को एक पेड़ खोजने के लिए देश के बाहर ले जाता है। अंततः वह सबसे बड़ा पेड़ चुनता है जो उन्हें मिल सकता है। बहुत देर से एहसास होता है कि वे पेड़ को काटने के लिए कोई उपकरण नहीं लाए थे, इसलिए उन्हें पेड़ को उखाड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब क्लार्क मॉल में चेकआउट कर रहा होता है, तो वह खूबसूरत कैशियर को देखता है और उससे बात करता है। क्लार्क की छुट्टियों की योजना अनजाने में परिवार के युप्पी पड़ोसियों टॉड और मार्गो चेस्टर के लिए लगातार बढ़ती अराजकता का कारण बनती है। जब क्लार्क और एलेन के माता-पिता क्रिसमस के लिए आते हैं, तो उनके बीच होने वाली कहासुनी परिवार को परेशान करने लगती है। हालांकि क्लार्क सकारात्मक रवैया बनाए रखता है और अपनी योजनाओं में अडिग रहता है। वह घर के पूरे बाहरी हिस्से को हजारों लाइटों से ढक देता है, जो ठीक से काम करने के बाद अस्थायी रूप से पूरे शहर में बिजली की कमी का कारण बनती है। एलेन की चचेरी बहन कैथरीन और उसका रेडनेक पति एडी अपने 2 छोटे बच्चों रॉकी और रूबी सू और अपने पालतू रोटवीलर स्नॉट्स के साथ बिना बताए आ जाते हैं। एडी बाद में स्वीकार करता है कि वे उसी आरवी में रह रहे हैं जिसमें वे आए थे, क्योंकि वह दिवालिया हो गया था और उसे अपना घर और जमीन बेचनी पड़ी थी। क्लार्क एडी के बच्चों के लिए उपहार खरीदने की पेशकश करता है ताकि वे अभी भी क्रिसमस का आनंद ले सके। इसके तुरंत बाद क्लार्क की बूढ़ी चाची बेथनी और झगड़ालू चाचा लुइस आते हैं। क्लार्क को आश्चर्य होने लगता है कि उसके मालिक फ्रैंक शर्ली ने उसे उसका वार्षिक बोनस क्यों नहीं दिया है, जिसकी उसे नए स्विमिंग पूल के लिए सख्त जरूरत है। एक विनाशकारी क्रिसमस की पूर्व संध्या के खाने के बाद, जिसके दौरान आंटी बेथनी की बिल्ली बिजली से मर जाती है और चाचा लुइस गलती से अपना सिगार जलाते समय क्रिसमस के पेड़ को जला देते हैं, एक कुरियर एक लिफाफा देता है। क्लार्क को जिस बोनस की उम्मीद थी, उसके बजाय यह जेली ऑफ द मंथ क्लब की सदस्यता है। वह गुस्से में आकर चाहता है कि फ्रैंक को घर पर पहुंचाया जाए
ताकि वह उसके सामने उसका अपमान कर सके। क्लार्क के अनुरोध को शाब्दिक रूप से लेते हुए एडी फ्रैंक का अपहरण कर लेता है, जो क्रिसमस बोनस को रद्द करने की बात स्वीकार करता है, लेकिन फिर क्लार्क की सजा के सामने उन्हें बहाल कर देता है। फ्रैंक की पत्नी हेलेन पुलिस को बुलाती है और एक स्वॉट टीम ग्रिसवॉल्ड के घर पर धावा बोलती है और सभी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है। फ्रैंक आरोप नहीं लगाने का फैसला करता है और अपनी पत्नी और स्वॉट नेता को स्थिति बताता है। दोनों उसे बोनस रद्द करने के लिए डांटते हैं, जब तक कि वह अपना मन बदल नहीं लेता। जब रॉकी और रूबी सू को लगता है कि वे दूर से सांता क्लॉज को देख रहे हैं, तो परिवार बाहर जाता है। क्लार्क उन्हें बताता है कि यह वास्तव में क्रिसमस स्टार है और उसे आखिरकार एहसास हुआ कि छुट्टी उसके लिए क्या मायने रखती है। अंकल लुईस कहते हैं कि रोशनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आ रही है, जिससे क्लार्क को याद आता है कि एडी अपने आरवी सीवेज को पास के स्टॉर्म ड्रेन में डाल रहा था। इससे पहले कि क्लार्क उसे रोक पाता, अंकल लुईस एक और सिगार जलाते हैं और माचिस को ड्रेन में फेंक देते हैं, जिससे एक बड़ा गैस विस्फोट होता है जो सांता की स्लेज की सजावट को आग लगा देता है और उसे आसमान में फेंक देता है। आंटी बेथनी द स्टार स्पेंगल्ड बैनर गाना शुरू करती है और हर कोई इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि जलती हुई सजावट दूर तक उड़ती है। पूरा परिवार शिर्ले और स्वॉट टीम के साथ जश्न मनाने के लिए अंदर जाता है, जबकि क्लार्क और एलेन एक दूसरे को क्रिसमस किस देते हैं। क्लार्क संतुष्ट है कि उसने अपने परिवार के लिए एक शानदार क्रिसमस मनाया है। गालना फिल्म को कई अलग-अलग समय पर होम मीडिया पर रिलीज किया गया है। 1990 की शुरुआत में VHS और लेजरडिस्क, 1997 में एक बेयर बोन्स फुल स्क्रीन DVD और 2003 में एक वाइड स्क्रीन स्पेशल एडिशन DVD। 2006 में HD DVD के साथ-साथ ब्लूरे संस्करण भी जारी किए गए थे। 2009 में फिल्म का दूसरा ब्लूरे अल्टीमेट कलेक्टर एडिशन के रूप में जारी किया गया था। 21 स्टीलबुक ब्लूरे को 2015 में रीमास्टर्ड पिक्चर क्वालिटी के साथ रिलीज किया गया था और दूसरा स्टीलबुक 2019 में रिलीज किया गया था। 1 नवंबर 2022 को फिल्म को पहली बार 4K अल्ट्रा HD पर रिलीज किया गया था। 23 स्वागत बॉक्स ऑफिस। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नंबर 2 पर शुरू हुई और शुरुआती सप्ताहांत में 11,750 203 की कमाई की, जो बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 से पीछे थी। 24 फिल्म ने अंतः रिलीज के तीसरे सप्ताह में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया और अगले सप्ताहांत तक 1 पर रही। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मूवी थिएटरों में प्रदर्शित होने के दौरान कुल 71,319,546 की कमाई कर चुकी है। 25 यह 2015 में वेकेशन की रिलीज तक श्रृंखला की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म की रिलीज के समय फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। समय के साथ कई लोगों ने इसे क्रिसमस क्लासिक माना है। 14, 26, 27 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट है कि 54 फिल्म समीक्षकों में से 70% ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी रेटिंग औसत 6.210 है। साइट की आम सहमति पड़ती है। जबकि क्रिसमस वेकेशन सबसे अनुशासित कॉमेडी नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें एक ठोस मौसमी ट्रीट बनाने के लिए पर्याप्त हंसी और अच्छा उत्साह है। 28 एक अन्य समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट मेटाक्रिटिक ने 18 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 49 की रेटिंग दी, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 29 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 30 मनोरंजन पत्रिका वैरायटी ने फिल्म के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बहुत सारी हंसी मजाक वाली एक ठोस पारिवारिक फिल्म। नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन में चेवी चेस और ब्रूड ने वही किया है जो वे सबसे अच्छा करते हैं। शीर्षक के बावजूद, जो इसे रैम्बलिंग वेकेशन श्रृंखला में पिछली तस्वीरों से जोड़ता है, यह तीसरी प्रविष्टि ग्रिसवॉल्ड परिवार के घर पर दृढ़ता से आधारित है, जहां क्लार्क ग्रिसवॉल्ड, चेस
अपने परिवार को एक परिपूर्ण, पुराने जमाने का क्रिसमस देने के लिए एक विशिष्ट अतिपुंज वाले प्रयास में लगे हुए है। 31 द वाशिंगटन पोस्ट की रीटा केम्पली ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए बताया कि यह 1983 की मूल और यूरोपीय वेकेशन सीक्वल के प्रशंसकों के लिए एक परिचित फिल्म साबित होगी, केवल यह थोड़ी अधिक सनकी है। 32 शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार देते हुए कहा, फिल्म इस बात को लेकर उत्सुक है कि यह अपनी सामग्री को कितनी करीब से पेश करती है। अनुक्रम के बाद अनुक्रम में सभी आवश्यक सामग्री शामिल होती है, जो भुगतान की ओर अच्छी तरह से बढ़ रही है, और फिर यह किसी तरह काम नहीं करती है। 33 अन्य मीडिया, अगली करियो, मुख्य लेख, वेगास अवकाश। श्रृंखला की चौथी फिल्म, वेगास वेकेशन, 1997 में बनी, जिसमें ह्यूजेस या नेशनल लैम्पून की कोई भूमिका नहीं थी। मुख्य लेख, नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन 2। 2003 में एनबीसी ने नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन 2 नामक एक स्पिन-ऑफ प्रसारित किया, जिसमें चचेरे भाई एडी के परिवार को दक्षिण प्रशांत में क्रिसमस की छुट्टियों पर दिखाया गया था। रैंडी क्वेड, मिरियम फ्लिन और डाना बैरन ने पिछली वेकेशन फिल्मों से अपनी भूमिकाएं दोहराईं, साथ ही श्रृंखला के नए कलाकार जेक थॉमस, एडवर्ड असनर, सुंग हाय ली और फ्रेड विलार्ड भी थे। लोकप्रिय संस्कृति में 2012 में चेवी चेस, बेवर्ली डिएंजेलो और जूलियट लुइस ओल्ड नेवी के क्रिसमस वेकेशन थीम वाले विज्ञापनों के लिए फिर से साथ आए। 34 विज्ञापनों की श्रृंखला में अन्य अभिनेता भी शामिल थे, जिन्होंने रस और ऑड्रे के पिछले संस्करणों को चित्रित किया था। 35 2020 में चेस और डिएंजेलो ने घर की लाइटिंग के दृश्य को खराब करते हुए फोर्ड मस्टैंग मची के लिए एक फोर्ड विज्ञापन में क्लार्क और एलेन के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 36 फिल्म ने वर्षों से विभिन्न क्रिसमस रोशनी और सजावट प्रदर्शनों के लिए थीम को प्रेरित किया है। 37 38 39 यह भी देखे, नेशनल लैम्पून फिल्मों की सूची, क्रिसमस फिल्मों की सूची, चेवी चेज, क्लार्क डब्ल्यू, स्पार्की, ग्रिसवॉल्ड जूनियर, ग्रिसवॉल्ड परिवार का मुखिया जो एक खाद्य परिरक्षक कंपनी में काम करता है, बेवर्ली डिएंजेलो, एलेन ग्रिसवॉल्ड के रूप में ग्रिसवॉल्ड परिवार की कुलमाता। जूलियट लुइस ने ऑड्रे ग्रिसवॉल्ड की भूमिका निभाई है, जो क्लार्क और एलेन की बेटी है। पिछली 2 फिल्मों में ऑड्रे का किरदार डाना बैरन और डाना हिल ने निभाया था। जॉनी गैलेकी ने रसेल रस्टी ग्रिसवॉल्ड की भूमिका निभाई, जो क्लार्क और एलेन का बेटा है। पिछली 2 फिल्मों में रसेल की भूमिका एंथनी माइकल हॉल और जेसन लाइवली ने निभाई थी। जॉन रैंडोल्फ, क्लार्क ग्रिसवॉल्ड सीनियर, क्लार्क के पिता। डायने लैड, नोरा ग्रिसवॉल्ड, क्लार्क की माँ। E.G. मार्शल आर्थर आर्ट स्मिथ, एलेन के पिता। डोरिस रॉबर्ट्स, फ्रांसिस स्मिथ, एलेन की माँ। मिरियम फ्लिन, कैथरीन जॉनसन, एलेन की चचेरी बहन। रैंडी क्वेड, एडी जॉनसन, कैथरीन के पति। कोडी बर्गर, रॉकी जॉनसन, एडी और कैथरीन का बेटा, जिसके होंठों पर एक अज्ञात फंगस है। एलेन हैमिल्टन लैटचेन, रूबी सू जॉनसन, कैथरीन और एडी की बेटी, जो पहले भेंगी आंखें रखती थी। विलियम हिक्की, अंकल लुइस, क्लार्क के चाचा। माइक वेस्टेल, आंटी बेथनी, क्लार्क की आंटी। सैम मैकमरे बिल, क्लार्क के सहकर्मी। जूलिया लुइस ड्रेफस, मार्गो चेस्टर के रूप में ग्रिसवॉल्ड परिवार की युप्पी पड़ोसी जो उनकी शरारतों का खामियाजा भुगतती है। निकोलस गेस्ट, टॉड चेस्टर, मार्गो के पति। ब्रायन डॉयलमरे, फ्रैंक शर्ली, क्लार्क के बॉस। नतालिया नोगुलिच, हेलेन शर्ली, फ्रैंक की पत्नी। डग लेवेलिन, परेड उद्घोषक की आवाज के रूप में। निकोलेट स्कॉर्सेसी मैरी, सेल्स क्लर्क। उत्पादन, विकास और लेखन। नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन की शुरुआत लेखक जॉन ह्यूजेस की एक छोटी कहानी क्रिसमस 59 इंच से हुई थी, जिसे नेशनल लैम्पून पत्रिका के दिसंबर 1980 के अंक में प्रकाशित किया गया था। 4 स्टूडियो मेरे पास आया
और एक और के लिए विनती की, और मैं केवल इसलिए सहमत हुआ क्योंकि मेरे पास इसे आधार बनाने के लिए एक अच्छी कहानी थी, ह्यूजेस ने कहा। लेकिन वे फिल्में चेवी चेस वाहनों से थोड़ी अधिक बन गई है। 5. निर्देशक क्रिस कोलंबस को शुरू में फिल्म का निर्देशन करना था, लेकिन अपने और चेस के बीच व्यक्तित्व संघर्ष के कारण कोलंबस ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह चेचिक ने ले ली। ह्यूजेस ने अंततः कोलंबस को होम अलोन की स्क्रिप्ट दी। 6. 7. फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 27 मार्च 1989 को समिट काउंटी, कोलोराडो में शुरू हुई। 8. जिसमें सिल्वरथॉर्न, ब्रेकेनरिज और फ्रिस्को में फुटेज शूट किए गए। 9. वहां से उत्पादन कैलिफोर्निया के बरबैंक में वार्नर ब्रदर्स रेंज सुविधाओं में चला गया, जहां ग्रिसवॉल्ड परिवार के घर और सड़क का सेट स्थित है। 10. फिल्मांकन 30 जून 1989 को समाप्त हुआ। संगीत नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन के लिए संगीत स्कोर एंजेलो बेडामेंटी द्वारा रचित था। यह वेकेशन फिल्म श्रृंखला की एकमात्र किस्त है जिसमें लिंडसे बकिंघम का हॉलिडे रोड शामिल नहीं है। इसकी जगह बैरी मान द्वारा संगीत, सिंथिया वेल द्वारा बोल और द स्टेपल सिंगर्स फेम के माविस स्टेपल्स द्वारा प्रस्तुत क्रिसमस वेकेशन शीर्षक वाला एक गीत है। 11. इस गाने को 2007 में हाई स्कूल म्यूजिकल स्टार मोनिक कोलमैन ने 2007 के क्रिसमस एल्बम डिज्नी चैनल हॉलिडे के लिए कवर किया था। 12. फिल्म में दिखाए गए लोकप्रिय क्रिसमस गानों में बिंग क्रॉस्बी और द एंड्रयूज सिस्टर्स हवाईयन थीम वाला मेले कालिकिम का। 13. और फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान जीन ऑटरी का हियर कम्स सांता क्लॉज शामिल। 16. फिल्म में कई लोकप्रिय गाने मौजूद होने के बावजूद कोई आधिकारिक साउंड ट्रैक एल्बम जारी नहीं किया गया था। 1999 में फिल्म में दिखाए गए संगीत के साथ साथ संवाद के चुनिंदा कट्स वाली एक बूटलेग कॉपी, जिसे 10वीं वर्षगांठ सीमित संस्करण कहा जाता है, इंटरनेट नीलामी साइटों पर इस दावे के साथ दिखाई देने लगी कि वार्नर ब्रदर्स और रेड.नेट ने पार्क में प्रवेश करने वाले ग्राहकों को बेचने के लिए सिक्स फ्लैग्स मैजिक माउंटेन के कर्मचारियों के लिए 20,000 सीडी तैयार की थीं, लेकिन केवल 7,000 ही बिक पाई थीं और अब बाकी को जनता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। 17. 18. हालांकि साउंड ट्रैक कलेक्टर जैसी मूवी म्यूजिक साइट्स के फोरम ने बाद में इसकी अशुद्धियों के कारण डिस्क को बूटलेग घोषित कर दिया। 19. उदाहरण के लिए कट क्रिसमस वेकेशन में ले संगीतकार एंजेलो बेडामेंटी का काम होने का दावा वास्तव में संगीतकार जॉन विलियम्स द्वारा होम अलोन 2 लॉस्ट इन न्यूयॉर्क से क्रिसमस 8 कार्नेगी हॉल नामक एक ट्रैक है और वास्तव में बेडामेंटी के क्रिसमस वेकेशन स्कोर में से कोई भी शामिल नहीं है। होम मीडिया 1970 में उस समय 20 वर्षीय ह्यूजेस ने नैन्सी लुडविग से शादी की। 18. जिनसे उनकी मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी। साथ में उनके 2 बच्चे हुए, जॉन ह्यूजेस 3 जन्म 1976 और जेम्स ह्यूजेस जन्म 1979। 2009 में उनकी मृत्यु तक वे साथ रहे। नैन्सी ह्यूजेस का 15 सितंबर 2019 को निधन हो गया। 34. माइकल वीस ने तर्क दिया कि ह्यूजेस की फिल्मों ने रीगन रिपब्लिकन विश्वदृष्टि व्यक्त की। 35. इसके जवाब में पीजे ओरूरके ने लिखा कि मुझे नहीं पता कि जॉन ने कैसे या वोट दिया या नहीं। जॉन और मैंने कभी भी अपनी राजनीति के बारे में बात करने की जहमत नहीं उठाई। हम जिस बारे में बात करते थे वह 20वीं सदी की प्रमुख उलझन भरी सोच थी कि मध्यवर्गीय अमेरिकी संस्कृति बेकार है, कि मध्यवर्गीय अमेरिकी निष्क्रिय मूर्ख है, कि अमेरिका खुद एक फ्लॉप है और अमेरिका के उपनगर जॉन चीवर के शब्दों में वर्णित करने की शक्ति से परे एक जीवित नरक है। हम रूढ़िवादी बन रहे थे, सबसे अधिक संरक्षणात्मक अर्थों में। ऐसी चीजें थीं जो हमसे पहले दूसरों ने हासिल की थीं और ये संरक्षण के लायक थीं। जॉन के बारे में परिवार सबसे रूढ़िवादी चीज थी। अपने मोजे पहनकर परिवार के कमरे में चलना और लेगो आउच पर कदम रखना समाज का मूल निर्माण खंड था। 18. बाद का जीवन 1994 में ह्यूजेस सार्वजनिक नजरों से दूर चले गए और वापस शिकागो क्षेत्र में चले गए। अगले वर्ष
ह्यूजेस और रिकार्डो मेस्ट्रेस, जिन दोनों के वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ प्रोडक्शन डील थे, ने अल्पकालिक संयुक्त उद्यम प्रोडक्शन स्टूडियो ग्रेट ओक्स एंटरटेनमेंट का गठन किया। 37 ह्यूजेस शिकागो में काम करते थे, जबकि मेस्ट्रेस लॉस एंजल्स में स्थित थे। 38 कंपनी ने जैक, 101 डाल्मेटियन और फ्लबर फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन ह्यूजेस और मेस्ट्रेस ने 1997 में अपनी साझेदारी समाप्त कर दी। 1998 की फिल्म रीच द रॉक, जिसे ह्यूजेस और मेस्ट्रेस के बीच साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित किया गया था, को बाद में जॉन ह्यूजेस और रिकार्डो मेस्ट्रेस प्रोडक्शन की ग्रैमर्सी पिक्चर्स रिलीज के रूप में श्रेय दिया गया। 40 अगले वर्षों में ह्यूजेस ने शायद ही कभी मीडिया को साक्षात्कार दिए। 1999 में रीच द रॉक के साउंड ट्रैक एल्बम को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर 41 एल्बम को ह्यूजेस के बेटे जॉन ह्यूजेस III द्वारा संकलित किया गया था और उनके बेटे के शिकागो स्थित रिकॉर्ड लेबल हेफ्टी रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया गया था। 42 उन्होंने फेरिस ब्यूलर डे ऑफ की 1999 की DVD रिलीज के लिए एक ऑडियो कमेंट्री भी रिकॉर्ड की। मौत 5 अगस्त 2009 को ह्यूजेस और उनकी पत्नी अपने बेटे जेम्स और अपने नए पोते से मिलने के लिए न्यूयॉर्क शहर गए। जेम्स ने कहा कि उनके पिता उस रात अच्छे स्वास्थ्य में दिखाई दिए और परिवार ने अगले दिन की योजनाएं बना ली थीं। 6 अगस्त की सुबह ह्यूजेस मैनहट्टन में वेस्ट 55वीं स्ट्रीट पर अपने होटल के पास टहल रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें रूजवेल्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें 59 वर्ष की आयु में मृत घोषित कर दिया गया। 43 ह्यूजेस का अंतिम संस्कार 11 अगस्त को शिकागो में हुआ। उन्हें लेक फॉरेस्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया। 44 इसमें उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और उनके पोते पोतियां शामिल हुए। 14 परंपरा 17 सितंबर 2009 को प्रसारित NBC कॉमेडी कम्युनिटी का पायलट एपिसोड ह्यूजेस को समर्पित था। 45 इस एपिसोड में द ब्रेकफास्ट क्लब के कई संदर्भ शामिल थे और यह डोंट यू फॉरगेट अबाउट मी के कवर के साथ समाप्त हुआ। 1 फरवरी 2010 को प्रसारित डोंट यू फॉरगेट अबाउट मी शीर्षक वाले वन ट्री हिल एपिसोड का अंत 16 कैंडल्स के अंतिम दृश्य के समान एक दृश्य के साथ हुआ। इसमें होम अलोन जैसी अन्य ह्यूजेस फिल्मों के संदर्भ भी शामिल थे। 2011 के बॉब्स बर्गर एपिसोड शीश कैप पॉव ने भी 16 कैंडल्स को श्रद्धांजलि दी। एम्मा स्टोन अभिनीत किशोर कॉमेडी EGA 2010 46 मुख्य रूप से 90 के दशक के उत्तरार्ध की किशोर कॉमेडी पर व्यंग्य करते हुए पैरोडी फिल्म नॉट अदर टीन मूवी जॉन ह्यूजेस की 80 के दशक की कई फिल्मों का संदर्भ देती है, जिसमें 16 कैंडल्स, ब्रेकफास्ट क्लब और प्रिटी इन पिंक शामिल है, और यह एक काल्पनिक जॉन ह्यूजेस हाई स्कूल पर आधारित है। 47 ह्यूजेस की मृत्यु के बाद उन्हें जानने वाले कई लोगों ने ह्यूजेस के उनके जीवन और फिल्म उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी की। मॉली रिंगवाल्ड ने कहा, जॉन ह्यूजेस की मृत्यु के बारे में सुनकर मैं स्तब्ध और बेहद दुखी हूं। वह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। उन्हें याद किया जाएगा, मुझे और उन सभी को जिन्हें उन्होंने छुआ है। मेरा दिल और मेरी सारी संवेदनाएं अब उनके परिवार के साथ है। 48 मैथ्यू ब्रोड्रिक ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा, मैं अपने पुराने दोस्त जॉन ह्यूजेस के बारे में खबर सुनकर वास्तव में स्तब्ध और दुखी हूं। वह एक अद्भुत, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और मेरा दिल उनके परिवार के साथ है। 48 82वें अकादमी पुरस्कार 2010 में ह्यूजेस के काम को श्रद्धांजलि दी गई। ह्यूजेस की फिल्मों के क्लिप के एक पूर्वव्यापी प्रदर्शन के बाद उनमें से कई के कलाकार शामिल हुए, जिनमें मॉली रिंगवाल्ड, मैथ्यू ब्रोड्रिक, मैकाले कल्किन, जुड नेल्सन, एली शीडी, एंथनी माइकल हॉल और जॉन क्रायर शामिल थे। 4 ह्यूजेस और फिल्म उद्योग में उनके योगदान को याद करने के लिए मंच पर एकत्र हुए। 5 ह्यूजेस के काम ने मिलेनियल फिल्म निर्माताओं की नई पीढ़ी को भी प्रभावित किया है। 49 जिसमें टीनेजर्स फेम के एमएच मरे भी शामिल है, जिन्होंने ह्यूजेस को
अपने मुख्य प्रभावों में से एक बताया है। साक्षात्कारों में 50-51 मरे ने कहा, मुझे पसंद आया कि जॉन ह्यूजेस ने किशोरों के बारे में कैसे लिखा। वे इस तरह से वास्तविक रूप से त्रुटिपूर्ण थे। 52 केली फ्रेमन क्रेग, जिन्होंने द एज ऑफ 17 को लिखा और निर्देशित किया, ने भी ह्यूजेस को एक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। 53 ह्यूजेस को जेसू और सन किल मून के बीच सहयोगी परियोजना के गीत हेलो शिकागो में संदर्भित किया गया है और एल्बम 30 सेकंड्स टू द डिक्लाइन ऑफ प्लेनेट अर्थ में दिखाई देता है। 55 मार्क कोजेलेक ने ह्यूजेस के साथ एक फोन पर बातचीत को याद किया जिसमें कोजेलेक ने उनसे अपना एल्बम सॉन्ग्स फॉर ए ब्लू गिटार उनके बैंड द रेड हाउस पेंटर्स द्वारा जारी करने के लिए $15,000 मांगे थे। ह्यूजेस ने सहमति जताते हुए कहा, आप युवा है और आगे बढ़ रहे हैं और मैं शिकागो में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी हूं। ब्रिटिश इंडी पॉप बैंड द 1975 ने बैंड के संगीत में ह्यूजेस को एक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। मैसी पीटर्स ने 2021 में जॉन ह्यूजेस मूवी नामक एक गीत जारी किया। 56 काम करता है। पतली परत, ह्यूजेस की पहली निर्देशित फिल्म 16 कैंडल्स 1984 में रिलीज होने पर लगभग सर्वसम्मति से प्रशंसा प्राप्त की, जिसका एक बड़ा कारण यह था कि इसमें किशोरावस्था और हाई स्कूल जीवन की सामाजिक गतिशीलता का अधिक ईमानदार चित्रण किया गया था, जो उस समय बनी पोर्की प्रेरित कॉमेडीज से बिल्कुल अलग था। यह हाई स्कूल में या उसके आसपास की किशोरावस्था के जीवन पर आधारित प्रयासों की श्रृंखला में पहली फिल्म थी, जिसमें द ब्रेकफास्ट क्लब 1985, वियर्ड साइंस 1985 और फेरिस ब्यूलर डे ऑफ 1986 शामिल है, जिन्हें उन्होंने लिखा और निर्देशित किया, और प्रिटी इन पिंक 1986 और सम काइंड ऑफ वंडरफुल 1987, जिन्हें उन्होंने लिखा और निर्मित किया। 1987 से 2008 किशोर फिल्मों से परे। केवल किशोर फिल्मों के निर्माता के रूप में सीमित होने से बचने के लिए ह्यूजेस ने 1987 में स्टीव मार्टिन और जॉन कैंडी अभिनीत हिट कॉमेडी प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स का लेखन, निर्देशन और निर्माण करके अपनी शाखाएं फैलाईं। उनके बाद के काम को समीक्षकों ने इतना पसंद नहीं किया। ह्यूजेस द्वारा लिखित और निर्मित डच 1991 जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। हालांकि अंकल बक और नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन जैसी फिल्में लोकप्रिय साबित हुईं। निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म 1991 की कर्ली सू थी। उस समय तक 1991 में उनकी जॉन ह्यूजेस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स और वार्नर ब्रदर्स के साथ कई सौदे किए थे। 21 अभिनेता जॉन कैंडी ने ह्यूजेस द्वारा लिखित, निर्देशित या निर्मित फिल्मों में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं, जिनमें नेशनल लैम्पून्स वेकेशन 1983, प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स 1987, द ग्रेट आउटडोर्स 1988, अंकल बक 1989, होम अलोन 1990, करियर अपॉर्चुनिटीज और ओनली द लोनली दोनों 1991 शामिल है। इन वर्षों में ह्यूजेस और कैंडी के बीच घनिष्ठ मित्रता विकसित हुई। 1994 में दिल का दौरा पड़ने से कैंडी की अचानक मृत्यु से ह्यूजेस बहुत हिल गए थे। ह्यूजेस के एक मित्र विंस वॉन कहते हैं, उन्होंने इस बारे में बहुत बात की कि वे कैंडी से कितना प्यार करते थे। अगर कैंडी लंबे समय तक जीवित रहती, तो मुझे लगता है कि जॉन ने निर्देशक के रूप में और अधिक फिल्में बनाई होती। एक ह्यूजेस की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता होम अलोन 1990 के साथ आई, एक फिल्म जिसे उन्होंने लिखा और निर्मित किया था, एक बच्चे के बारे में जिसे गलती से पीछे छोड़ दिया जाता है जब उसका परिवार क्रिसमस के लिए बाहर जाता है, जिससे उसे खुद को और अपने घर को अयोग्य चोरों की जोड़ी से बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ह्यूजेस ने होम अलोन का पहला ड्राफ्ट सिर्फ 9 दिनों में पूरा किया। 22 होम अलोन 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह अब तक की सबसे सफल लाइव एक्शन पारिवारिक कॉमेडी बनी हुई है। उन्होंने 1992 में होम अलोन 2, लॉस्ट इन न्यूयॉर्क और 1997 में होम अलोन 3 के सीक्वल बनाए।
इस दौरान उनके द्वारा लिखी और निर्मित कुछ बाद की फिल्मों में होम अलोन फॉर्मूले के तत्व भी शामिल थे, जिनमें सफल डेनिस द मेनेस 1993 और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप बेबीज डे आउट 1994 शामिल। दांते के उपनाम से लिखी गई पटकथाओं में मेड इन मैनहट्टन, ड्रिलबिट टेलर और बीथोवेन शामिल है। 15 अप्रकाशित पटकथाएं। मुख्य लेख जॉन ह्यूजेस की अधूरी परियोजनाएं। नेशनल लैम्पून्स जॉर्ज 3 पीपल शू ने लोकप्रिय फिल्म श्रृंखला की पैरोडी सीक्वल 23 1979 मोटरहेड्स बनाम स्पोर्टोस, जिसे जस्ट लाइक रोमियो एंड जूलियट या सबर्बन वेस्टसाइड स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। समय की शुरुआत से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक ओहियो का इतिहास, जिसे नेशनल लैम्पून्स डेक्रॉन ओहियो के नाम से भी जाना जाता है। 24 1980 पीजे ओरुर्के के साथ द जॉय ऑफ सेक्स ए डर्टी लव स्टोरी 25 1982 डैन ग्रीनबर्ग के साथ कुछ ड्राफ्ट। डेब्स टेक्सास के नवोदित कलाकारों पर व्यंग्य 26 1983 आरोन स्पेलिंग प्रोडक्शंस। द न्यू किड 27 1986 तेल और सिरका। जल्द ही शादी करने वाला एक आदमी और एक लिफ्ट मांगने वाली लड़की कार की सवारी के दौरान अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। 28 1987 बार्थोलोम्यू बनाम नेफ, एक ऐसी फिल्म जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन और जॉन कैंडी झगड़ते पड़ोसियों की भूमिका में होते। 29 1991 ब्लैक कैट बोन, द रिटर्न ऑफ हकलबेरी फिन 27 1991 द नैनी 30 1991 द बगस्टर 30 1991 बॉल एंड चेन 30 1991 लाइव एक्शन पीनट्स फिल्म। वार्नर ब्रदर्स ने लाइव एक्शन चार्ली ब्राउन फिल्म बनाने के लिए फिल्म अधिकार हासिल किए, जिसमें ह्यूजेस को निर्माण और लेखन दोनों के लिए तैयार किया गया। 27 1993 द पजामा गेम, वार्नर ब्रदर्स द्वारा नियोजित रीमेक। डैम यंकीज, वार्नर ब्रदर्स द्वारा नियोजित एक और रीमेक। द बी, एक फीचर लेंथ डिज्नी फिल्म जिसे अभिनेता डैनियल स्टर्न निर्देशित करने के लिए जुड़े थे। 31 1994 टिकट, एक विदाई संगीत समारोह के लिए मुफ्त टिकट के लिए रात भर इंतजार करने वाले किशोरों के बारे में। 32 1996 ग्रिग्सबीज गो ब्रोक, एक अमीर परिवार के बारे में जो अपना भाग्य खो देता है, जिससे उन्हें पटरियों के दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 33 2003 व्यक्तिगत जीवन, जॉन वाइल्डन ह्यूजेस जूनियर 2 18 फरवरी 1950 से 6 अगस्त 2009 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 में नेशनल लैम्पून पत्रिका के लिए हास्य निबंधों और कहानियों के लेखक के रूप में की थी। उन्होंने हॉलीवुड में 1980 और 1990 के दशक की कुछ सबसे सफल लाइव एक्शन कॉमेडी फिल्मों को लिखने, निर्माण करने और निर्देशित करने का काम किया। उन्होंने 16 कैंडल्स, द ब्रेकफास्ट क्लब, वियर्ड साइंस, फेरिस ब्यूलर डे ऑफ, प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, शी's हैविंग ए बेबी और अंकल बक जैसी फिल्मों का निर्देशन किया और नेशनल लैम्पून्स वेकेशन, मिस्टर मॉम, प्रिटी इन पिंक, द ग्रेट आउटडोर। ह्यूजेस की अधिकांश रचनाएं शिकागो के काल्पनिक शेरमर हाई स्कूल की पृष्ठभूमि पर आधारित थीं और ये युवावस्था की किशोर कॉमेडी फिल्में थीं। इन वर्षों के उनके कई सबसे स्थायी चरित्र मॉली रिंगवाल्ड के लिए लिखे गए थे। 3 2009 की गर्मियों में एक सुबह न्यूयॉर्क शहर में टहलने के दौरान ह्यूजेस को घातक दिल का दौरा पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत को कई लोगों ने सम्मानित किया, जिसमें 82वें अकादमी पुरस्कार में उनके साथ काम करने वाले अभिनेताओं जैसे रिंगवाल्ड, मैथ्यू ब्रोडरिक, एंथनी माइकल हॉल, चेवी चेज और मैकाले कल्किन शामिल थे। 4-5 जिन अभिनेताओं के करियर को ह्यूजेस ने लॉन्च करने में मदद की उनमें माइकल कीटन, हॉल, बिल पैक्सटन, ब्रोडरिक, कल्किन और ब्रैड पैक समूह के सदस्य शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ह्यूजेस का जन्म 18 फरवरी
1950 को मिशिगन के लैसिंग में मैरियन क्रॉफर्ड के घर हुआ था, जो चैरिटी के काम में स्वेच्छा से काम करती थी, और जॉन ह्यूजेस सीनियर, जो सेल्स में काम करते थे। 6. वह इकलौता लड़का था और उसकी 3 बहनें थीं। उन्होंने अपने जीवन के पहले 12 साल ग्रॉस पॉइंट, मिशिगन में बिताए, जहां वे डेट्रॉयट रेड विंग्स के राइट विंगर गोर्डी होवे के प्रशंसक थे। एक होवे की 9 जर्सी में से एक, जिसे खुद होवे ने भेजा था। 7 को बाद में ह्यूजेस की 1986 की फिल्म फेरिस ब्यूलर डे ऑफ में प्रमुखता से दिखाया गया था। 8. ह्यूजेस ने खुद को काफी शांत बताया। 9. मैं एक ऐसे इलाके में पलाबरा हूं जहां ज्यादातर लड़कियां और बूढ़े लोग रहते थे। वहां मेरी उम्र का कोई लड़का नहीं था, इसलिए मैं बहुत समय अकेले ही बिताता था, चीजों की कल्पना करता रहता था, और जब भी हम कहीं स्थापित होते, हम वहां चले जाते। 7वीं कक्षा में जिंदगी अच्छी होने लगी और फिर हम शिकागो चले गए। मैं एक बहुत बड़े हाई स्कूल में पहुंचा और मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन फिर बीटल्स आए और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और फिर बॉब डिलन का ब्रिंगिंग इट ऑल बैक होम आया और उसने मुझे वाकई बदल दिया। गुरुवार को मैं एक व्यक्ति था और शुक्रवार को मैं दूसरा। मेरे हीरो डिलन, जॉन लेनन और पिकासो थे, क्योंकि वे सभी अपने अपने खास माध्यम को आगे बढ़ाते थे, और जब वे उस मुकाम पर पहुंचते जहां वे सहज होते, तो हमेशा आगे बढ़ जाते। ह्यूजेस ग्लेनब्रुक नॉर्थ हाई स्कूल में जूनियर के रूप में 1967। 1963 में ह्यूजेस का परिवार शिकागो के एक उपनगर नॉर्थब्रुक, इलिनॉइस में चला गया। वहां उनके पिता को छत बनाने की सामग्री बेचने का काम मिला। ह्यूजेस ने ग्रोव मिडिल स्कूल में पढ़ाई की, बाद में ग्लेनब्रुक नॉर्थ हाई स्कूल में गए, जिसने उन्हें उन फिल्मों के लिए प्रेरणा दी जिन्होंने अंततः उनकी प्रतिष्ठा बनाई। 10. हाई स्कूल में उनकी मुलाकात नैन्सी लुडविग से हुई, जो एक चीयरलीडर और उनकी होने वाली पत्नी थीं। 11. एक किशोर के रूप में ह्यूजेस ने पलायन के लिए फिल्मों की ओर रुख किया। बचपन के दोस्त जैक्सन पीटरसन के अनुसार उनकी मां और पिताजी ने उनकी बहुत आलोचना की। वह मैरियन, जॉन जो करना चाहते थे, उसकी आलोचना करती थीं। 12. ह्यूजेस बीटल्स के प्रशंसक थे, एक और कथित तौर पर फिल्मों और रैट पैक के बारे में बहुत कुछ जानते थे। 13. आजीविका 1970 से 1981, प्रमुखता की ओर वृद्धि। एरिजोना विश्वविद्यालय से बाहर निकलने के बाद। 14. ह्यूजेस ने रॉडनी डेंजरफील्ड और जॉन रिवर्स जैसे सुस्थापित कलाकारों को चुटकुले बेचना शुरू किया। 15. ह्यूजेस ने 1970 में शिकागो में एक विज्ञापन कॉपीराइटर के रूप में नीधम, हार्पर एंड स्टीयर्स में प्रवेश स्तर की नौकरी पाने के लिए अपने चुटकुलों का इस्तेमाल किया। 16. और बाद में 1974 में लियो बर्नेट वर्ल्डवाइड में। इस अवधि के दौरान उन्होंने वह बनाया जो प्रसिद्ध एज क्रेडिट कार्ड शेविंग टेस्ट विज्ञापन अभियान बन गया। वर्जीनिया स्लिम्स अकाउंट पर ह्यूजेस का काम अक्सर उन्हें न्यूयॉर्क शहर में फिलिप मॉरिस मुख्यालय ले गया, जिसने उन्हें नेशनल लैम्पून पत्रिका के कार्यालयों का दौरा करने की अनुमति दी। इसके तुरंत बाद ह्यूजेस एक नियमित योगदानकर्ता बन गए। 17. संपादक पीजे ओरुर्के ने याद किया कि जॉन ने इतनी तेजी से और इतना अच्छा लिखा कि एक मासिक पत्रिका के लिए उनके साथ बने रहना मुश्किल था। 18. ह्यूजेस की पहली कहानियों में से एक बच्चे के रूप में उनके पारिवारिक यात्राओं से प्रेरित थी। 15. वेकेशन 58 इंच थी। 19. जो बाद में फिल्म नेशनल लैम्पून्स वेकेशन का आधार बनी। 17. लैम्पून में उनके अन्य योगदानों में अप्रैल फूल्स डे की कहानियां माई पेनिस और माई वेजाइना। 1982 से 1986 सफल और किशोर फिल्में। उनकी पहली क्रेडिटेड स्क्रीनप्ले नेशनल लैम्पून्स क्लास रियूनियन तब लिखी गई थी जब वे अभी भी पत्रिका के कर्मचारी थे। परिणामी फिल्म नेशनल लैम्पून्स एनिमल हाउस की अपार सफलता को दोहराने के लिए फ्लैगशिप द्वारा दूसरा विनाशकारी प्रयास बन गई। हालांकि छाप के लिए ह्यूजेस की अगली पटकथा नेशनल लैम्पून्स वेकेशन 17 1983 में एक बड़ी हिट बन गई। उसी वर्ष ह्यूजेस की एक और स्क्रिप्ट मिस्टर मॉम की सफलता के साथ
उन्हें यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ 3 फिल्मों का सौदा मिला। 20 कॉर्नेलियस क्रेन चेवी चेज बटा TVI बटा, जन्म 8 अक्टूबर 1943, एक अमेरिकी हास्य अभिनेता और लेखक है। वे सैटरडे नाइट लाइव 1975 से 1976 के पहले सीजन में ब्रेकआउट कास्ट सदस्य बन गए, जहां उनका आवर्ती वीकेंड अपडेट सेगमेंट शो का मुख्य हिस्सा बन गया। श्रृंखला में एक कलाकार और एक लेखक दोनों के रूप में उन्होंने 4 नामांकनों में से 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार अर्जित किए। 3 सैटरडे नाइट लाइव को इसके दूसरे सीजन की शुरुआत में छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। 1980 के दशक की कुछ सबसे सफल कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत रोमांटिक कॉमेडी फाउल प्ले 1978 में उनकी गोल्डन ग्लोब नामांकित भूमिका से हुई। 3 सबसे मशहूर, उन्होंने कैडिशैक 1980 और कैडिशैक 2 1988 में टाई वेब, 5 नेशनल लैम्पून्स वेकेशन फिल्मों में क्लार्क डब्ल्यू ग्रिसवॉल्ड और फ्लेच 1985 और फ्लेच लाइव्स 1989 में इरविन फ्लेचर की भूमिका निभाई। उन्होंने ओह हेवनली डॉग 1980, मॉडर्न प्रॉब्लम्स 1981, स्पाइज लाइक अस 1985 और 3 एमिगोस 1986 में भी अभिनय किया। उन्होंने 2 बार 1987 और 1988 अकादमी पुरस्कार की मेजबानी की है और कुछ समय के लिए उनका अपना खुद का लेट नाइट टॉक शो द चेवी चेज शो 1993 भी था। चेज को NBC सिटकॉम कम्युनिटी 2009 से 2014 में पियर्स हॉथोर्न की भूमिका के साथ लोकप्रियता में फिर से उछाल आया। 4-5 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। परिवार। कॉर्नेलियस क्रेन चेज का जन्म 8 अक्टूबर 1943 को लोअर मैनहट्टन में हुआ था। 6 और वे वुडस्टॉक, न्यूयॉर्क में पले बड़े। 7 उनका एक बड़ा भाई नेड जूनियर है। 8 उनके पिता एडवर्ड टिंसले नेड चेज 1919 से 2005 9 प्रिंसटन शिक्षित मैनहट्टन पुस्तक संपादक और पत्रिका लेखक थे। 10 चेज के दादा कलाकार और चित्रकार एडवर्ड लेह चेज थे और उनके परदादा चित्रकार और शिक्षक फ्रैंक स्विफ्ट चेज थे। उनकी मां कैथलीन पार्कर नी ब्राउनिंग 1923 से 2005 एक कॉन्सर्ट पियानो वादक और लिब्रेटिस्ट थीं, जिनके पिता रियर एडमिरल माइल्स ब्राउनिंग द्वितीय विश्व युद्ध में मिडवे की लड़ाई में विमानवाहक पोत USS एंटरप्राइज पर एडमिरल रेमंड स्प्रूअंस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत थे। कैथलीन को उनके सौतेले पिता कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट क्रेन, द क्रेन कंपनी के उत्तराधिकारी ने एक बच्चे के रूप में गोद लिया था। 11 उनकी मां, जिनका नाम भी कैथलीन था, एक ओपेरा गायिका थीं जिन्होंने कार्नेगी हॉल में कई बार प्रदर्शन किया था। 12 चेस का नाम उनके दत्तक दादा कॉर्नेलियस के नाम पर रखा गया था, जबकि उपनाम चेवी उनकी दादी ने मध्ययुगीन अंग्रेजी गाथा गीत द बेलाड ऑफ चेवी चेस से लिया था। स्कॉटिश कबीले डगलस के वंशज के रूप में उन्हें यह नाम उचित लगा। 13 चेस 14वीं पीढ़ी के न्यूयॉर्कर है और कम उम्र में ही सोशल रजिस्टर में सूचीबद्ध हो गए थे। उनकी मां के पूर्वज 1624 में मैनहट्टन में आए थे। उन पूर्वजों में से है न्यूयॉर्क शहर के मेयर स्टेफन्स वान कॉटलैंड और जॉन जॉनस्टोन। डच शुएलर परिवार, उनके पूर्वज गर्ट्रूड शुएलर के माध्यम से, जो स्टेफन्स वान कोटलैंड की पत्नी थीं। जॉन मोरिन स्कॉट, अमेरिकी क्रांति के दौरान न्यूयॉर्क मिलिशिया के जनरल। एनी हचिंसन, असंतुष्ट प्यूरिटन उपदेशक और चिकित्सक। इंग्लैंड से मेफ्लावर यात्री और मेफ्लावर कॉम्पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता जॉन हाउलैंड। 14 और विलियम ब्रूस्टर, पिलग्रिम उपनिवेशवादी नेता और प्लायमाउथ कॉलोनी के आध्यात्मिक बुजुर्ग। उनके सौतेले भाई जॉन के अनुसार, चेवी ने एक बार मुझसे कहा था कि जो लोग अपने वंश के आधार पर खुद को परिभाषित करते हैं, वे आलू की तरह होते हैं, उनके सबसे अच्छे हिस्से भूमिगत होते हैं। वह अपनी मां के परिवार के दिखावे से घृणा करता था, जैसा कि उसकी मां कैटी ने दर्शाया था। 13 प्रारंभिक जीवन। एक बच्चे के रूप में
चेस ने कैसल हिल में छुट्टियां मनाई, जो इप्सविच, मैसाचुसेट्स में क्रेन्स की ग्रीष्मकालीन संपत्ति थी। 15 जब वह 4 साल का था, तब उसके माता पिता का तलाक हो गया। उसके पिता ने फोल्जर्स कॉफी परिवार में दोबारा शादी की और उसकी मां ने 2 बार पुनर्विवाह किया। उन्होंने कहा है कि वह एक उच्च मध्यम वर्ग के माहौल में पलेबरे और उनके दत्तक नाना ने अपनी मृत्यु के बाद चेस की मां को कोई संपत्ति नहीं दी। 16 2007 की जीवनी में चेस ने कहा कि वह अपनी मां और सौतेले पिता जॉन सेडरक्विस्ट द्वारा एक बच्चे के रूप में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। 17 उनके माता पिता दोनों की मृत्यु 2005 में हुई। उद्धरण की आवश्यकता। चेस की शिक्षा रिवरडेल कंट्री स्कूल में हुई। 18 जो न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स के रिवरडेल पड़ोस में एक स्वतंत्र डे स्कूल था। निष्कासित होने से पहले उन्होंने अंततः 1962 में स्टॉकब्रिज स्कूल से वेलेडिक्टोरियन के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 19 जो मैसाचुसेट्स के स्टॉकब्रिज शहर में एक स्वतंत्र बोर्डिंग स्कूल था। स्टॉकब्रिज में उन्हें कभी कभार मतलबी स्वभाव वाले एक व्यावहारिक जोकर के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1962 से 1963 के कार्यकाल के दौरान हैवरफोर्ड कॉलेज में भाग लिया, जहां उन्हें स्लैपस्टिक कॉमेडी और शारीरिक हास्य की एक बेतुकी भावना के लिए जाना जाता था, जिसमें उनके हस्ताक्षर प्रेटफॉल और अपने छिद्रों में कांटे डालना शामिल थे। 20 टुडे शो पर 2009 में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अक्सर प्रचारित शहरी किंवदंती की पुष्टि की कि उन्हें अपने चौथे मंजिल के कमरे में एक गाय को शरण देने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। 21 हालांकि उनके पूर्व रूममेट डेविड फेल्सन ने 2003 के एक साक्षात्कार में दावा किया कि चेस ने शैक्षणिक कारणों से छोड़ा था। 20 चेस ने न्यूयॉर्क के अन्ना डेलॉन हडसन में बार्ट कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने प्रीमेड पाठ्यक्रम का अध्ययन किया और 1967 में अंग्रेजी में कला स्नातक के साथ स्नातक किया। चेस ने 1978 से 1997 तक 8 बार एसएनएल की मेजबानी की। 37 मेजबान के रूप में चेस की 1997 की उपस्थिति के संबंध में एसएनएल निर्माता और शोरन लोर्ने माइकल्स ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि वे चेस के व्यवहार से हैरान थे या परिणामस्वरूप उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था, वे दावे जिन्हें वे मूर्खतापूर्ण कहते हैं। 38 जबकि चेस 1997 से मेजबानी करने के लिए एसएनएल में वापस नहीं लौटे हैं, वे 1999 में शो की 25वीं वर्षगांठ के विशेष कार्यक्रम में दिखाई दिए और एसएनएल के पहले 5 वर्षों पर 2005 के एनबीसी विशेष के लिए उनका साक्षात्कार लिया गया। बाद में उनकी प्रस्तुतियों में बिल मरे की विशेषता वाला कैडिशेक स्किट, अतिथि होस्ट क्रिस फार्ले के साथ 1997 का एपिसोड, 2001 में वीकेंड अपडेट सेगमेंट में लैंड शार्क के रूप में, 2007 में एक और वीकेंड अपडेट सेगमेंट और 2013 में जस्टिन टिम्बरलेक के मोनोलॉग में 5 टाइमर्स क्लब के सदस्य के रूप में शामिल थे, जहां वे अपने 3 एमिगोस सहकलाकारों स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट के साथ फिर से मिले थे। उन्होंने फरवरी 2015 में 40वीं वर्षगांठ विशेष में भी भाग लिया। 39 10 दिसंबर 1980 को फिल्म सीम्स लाइक ओल्ड टाइम्स के प्रीमियर पर चेवी चेस की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में टनल विजन, फाउल प्ले, एक बॉक्स ऑफिस हिट जिसने $44 मिलियन से ज्यादा की कमाई की, 40 और ओह हेवनली डॉग शामिल है। नेशनल लैम्पून्स एनिमल हाउस में एरिक ओटर स्ट्रैटन की भूमिका चेस को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने फाउल प्ले पर काम करने के लिए इस भूमिका को ठुकरा दिया। 16 इसके बजाय यह भूमिका टिम मैथेसन को मिल गई। चेस ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फाउल प्ले इसलिए चुना ताकि वे अपने करियर में पहली बार सिर्फ शटिक के बजाय असली अभिनय कर सके। 41 फाउल प्ले के बाद 1980 में चेस ने हेरोल्ड रामिस की कॉमेडी कैडिशेक बनाई। यह एक बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता थी जिसने $6 मिलियन के बजट से $39 मिलियन की कमाई की। 42 यह फिल्म एक क्लासिक बन गई। रॉटन टोमाटोज पर इसे 73% स्वीकृति दर मिली, आलोचकों ने कहा। हालांकि यह बहुत ही भद्दा और बचकाना है, फिर भी कैडिशेक अपने क्लासिक स्लैपस्टिक, अविस्मरणीय पात्रों और अंतहीन उद्धरण योग्य संवादों के साथ स्कोर करता है। उद्धरण की आवश्यकता है।
उसी वर्ष उन्होंने नील साइमन की सीम्स लाइक ओल्ड टाइम्स के लिए फाउल प्ले के सहकलाकार गोल्डी हॉर्न के साथ फिर से काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $43 मिलियन से अधिक की कमाई की। 43। इसके बाद उन्होंने एक स्वशीर्षक रिकॉर्ड एल्बम जारी किया, जिसका सहनिर्माण चेस और टॉम स्कॉट ने किया, जिसमें रैंडी न्यूमैन, बैरी व्हाइट, बॉब मार्ले, द बीटल्स, डोना समर, टेनेसी एर्नी फोर्ड, द ट्रॉग्स और द शुगर हिल गैंग के गानों के नवीनता और कवर संस्करण शामिल थे। रोनाल्ड रीगन और चेवी चेस। 1985। 1980 में मॉडर्न प्रॉब्लम्स के फिल्मांकन के दौरान चेस बिजली के झटके से बाल-बाल बच गए। एक दृश्य के दौरान जिसमें चेस का किरदार लैंडिंग लाइट्स पहनता है, क्योंकि वह सपने में देखता है कि वह एक हवाई जहाज है। लाइट्स खराब हो जाती है और चेस की बाह, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों में बिजली का करंट प्रवाहित होता है। मौत के करीब का अनुभव कार्लिन के साथ उनकी शादी के अंत के बाद हुआ और चेस ने गहरे अवसाद का दौर देखा। चेस ने 1983 में नेशनल लैम्पून्स वेकेशन में अपना फिल्मी करियर जारी रखा। रामिस द्वारा निर्देशित और जॉन ह्यूजेस द्वारा लिखित, इस फिल्म ने $15 मिलियन के बजट पर $61 मिलियन 44 की कमाई की। यह उनकी अब तक की सबसे सफल फिल्म थी। उन्होंने 1982 में जेनी ल्यूक से शादी की। 1985 में उन्होंने फ्लेच में अभिनय किया, जिसने $8 मिलियन के बजट से $50 मिलियन से अधिक की कमाई की। 45। बाद में उन्होंने ग्रेगरी मैकडोनाल्ड की फ्लेच पुस्तकों पर आधारित एक और फिल्म बनाई। चेज ने बाद में स्पाइस लाइक अस में साथी एसेनेल एलुम डैन एक्रोएड के साथ सहअभिनय किया। चेज 1986 में लोर्न माइकल्स द्वारा निर्मित कॉमेडी थ्री एमिगोस में एसएनएल के दिग्गज स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट के साथ शामिल हुए। एक साक्षात्कार में घोषणा की कि थ्री एमिगोस बनाना उनके लिए सबसे मजेदार फिल्म थी। 1986 में गेराल्ड आर. फोर्ड संग्रहालय में हास्य और प्रेसिडेंसी पर आयोजित सम्मेलन से पहले गेराल्ड फोर्ड चेस के साथ। 1987 में उनकी कॉर्नेलियस प्रोडक्शंस कंपनी ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में 4 फीचर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक गैरन्य पहले इनकार सौदे पर हस्ताक्षर किए और यूनिवर्सल पिक्चर्स में 5वां प्रोजेक्ट स्थापित किया। 46। 1988 में उन्होंने मैडोलिन स्मिथ के साथ फनी फार्म में अभिनय किया, जो $25 मिलियन की बड़ी हिट थी, जिसने रॉटन टोमाटोज पर 65% अनुमोदन दर हासिल की। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर के चरम पर चेज ने प्रति फिल्म लगभग $7 मिलियन अमेरिकी कमाए और वे एक बेहद चर्चित हस्ती थे। वे अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक पॉल साइमन के साथ 1986 में साइमन के दूसरे वीडियो यू कैन कॉल मी अल में नजर आए, जिसमें उन्होंने साइमन के सभी गीतों को लिपसिंक किया है। 47। चेज ने 1987 और 1988 में अकादमी पुरस्कारों की मेजबानी की। 1988 में प्रसारण की शुरुआत इस चुटकुले के साथ की, गुड इवनिंग हॉलीवुड फोनीज। चेज ने 1985 में नेशनल लैम्पून्स यूरोपियन वेकेशन का सीक्वल फिल्माया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग $50 मिलियन की कमाई की। 48। 1989 में नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन नामक तीसरी फिल्म ने $71 मिलियन की कमाई की और अपनी छुट्टियों की थीम की बदौलत यह उनकी सबसे ज्यादा टिकाऊ फिल्मों में से एक बन गई। 49। 1990 से 2009 कैरियर में उतार चढ़ाव। उन्होंने 1991 की गर्मियों में सेंट्रल पार्क के ग्रेट लॉन में साइमन के मुफ्त संगीत कार्यक्रम में मंच पर सैक्सोफोन बजाया। बाद में 1991 में उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में शामिल अमेरिकी सैनिकों का मनोरंजन करने और उनका समर्थन करने के लिए संगीत वीडियो वॉयस दैट केयर को रिकॉर्ड करने और उसमें दिखाई देने में मदद की और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का समर्थन किया। चेज की लगातार 3 फिल्में फ्लॉप रहीं। 1991 की रेजी अवार नामांकित नथिंग बट ट्रबल, 1992 की मेमोयर्स ऑफ एन इनविजिबल मैन और 1994 की कॉप्स एंड रॉबर्सन। तीनों रिलीज ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल $34 मिलियन की कमाई की। 1967 से 1974 प्रारंभिक कैरियर। चेस चैनल 1 नामक
एक प्रारंभिक भूमिगत कॉमेडी समूह के सदस्य थे, जिसकी उन्होंने 1967 में से स्थापना की थी। उन्होंने 1970 में मैड पत्रिका के लिए मिशन इम्पॉसिबल का एक पृष्ठ का स्पूफ भी लिखा था और 1975 के वसंत में अल्पकालिक स्मोथर्स ब्रदर्स टीवी शो कमबैक के लिए एक लेखक थे। चेस ने 1973 तक पूर्णकालिक करियर के रूप में कॉमेडी की ओर कदम बढ़ाया, जब वे द नेशनल लैम्पून रेडियो ओवर, एक सिंडिकेटेड व्यंग्यात्मक रेडियो श्रृंखला के लेखक और कलाकार सदस्य बन गए। नेशनल लैम्पून रेडियो ओवर में जॉन बेलुशी, गिल्डा रेडन, बिल मरे और ब्रायन डॉयलमरे भी शामिल थे, जो बाद में एनबीसी सैटरडे नाइट, जिसे बाद में एनबीसी सैटरडे नाइट और अंत में सैटरडे नाइट लाइव नाम दिया गया पर नॉट रेडी फॉर प्राइम टाइम प्लेयर्स बन गए। चेस और बेलुशी नेशनल लैम्पून के ऑफ ब्रॉडवे रिव्यू लेमिंग्स में भी दिखाई दिए, जो लोकप्रिय युवा संस्कृति का एक स्केच और संगीत में संदेश था, जिसमें चेस ने संगीत में संख्याओं के दौरान ड्रम और पियानो भी बजाया। वे द ग्रूव ट्यूब फिल्म में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन चैनल वन के एक अन्य सह-संस्थापक केन शापिरो ने किया था, जिसमें चैनल वन के कई स्केच शामिल थे। उद्धरण की आवश्यकता 1975 से 1976 सैटरडे नाइट लाइव 1976 में राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड के साथ सैटरडे नाइट लाइव के मूल कलाकार। चेस अक्टूबर 1975 में शुरू हुए एनबीसी के देर रात के कॉमेडी टेलीविजन शो सैटरडे नाइट लाइव एसएनएल के मूल कलाकारों में से एक थे। पहले सीजन के दौरान उन्होंने 2 को छोड़कर हर शो की शुरुआत लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क इट्स सैटरडे नाइट के साथ की। इस टिप्पणी से पहले अक्सर एक प्रेटफॉल होता था, जिसे द फॉल ऑफ द वीक के रूप में जाना जाता है। चेस को फिजिकल कॉमेडी में उनके कौशल के लिए जाना जाता है। एक कॉमेडी स्केच में उन्होंने एक वास्तविक जीवन की घटना की नकल की, जिसमें राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग में एयर फोर्स वन से उतरते समय गलती से फिसल गए थे। 25-26 एक अनाड़ी के रूप में राष्ट्रपति फोर्ड का यह चित्रण चेस का पसंदीदा उपकरण बन गया। चेस एसएनएल के वीकेंड अपडेट सेगमेंट के मूल एंकर थे और उनका कैचफ्रेज परिचय मैं चेवी चेस हूं और आप नहीं है काफी मशहूर हुआ। उनका ट्रेडमार्क निष्कर्ष शुभ रात्रि और एक सुखद कल हो बाद में जेन कर्टिन और टीना फे द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। चेस ने वीकेंड अपडेट के लिए कॉमेडी सामग्री भी लिखी। उदाहरण के लिए उन्होंने द न्यूज फॉर द हार्ड ऑफ हियरिंग लिखा और प्रदर्शन किया। इस स्किट में चेस ने दिन की शीर्ष कहानी पढ़ी, जिसमें गैरेट मॉरिस ने मदद की, जिन्होंने कहानी को जोर से चिल्लाकर दोहराया। चेस ने दावा किया कि वीकेंड अपडेट का उनका संस्करण बाद के समाचार व्यंग्य शो जैसे द डेली शो और द कोलबर्ट रिपोर्ट के लिए प्रेरणा था। 2-9 चेस को एसएनएल के साथ अनुबंध के तहत केवल 1 वर्ष के लिए लेखक के रूप में काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था और शो के प्रीमियर से ठीक पहले रिहर्सल के दौरान वह कास्ट मेंबर बन गए थे। उन्हें शो में कॉमेडी लेखन और लाइव कॉमिक अभिनय के लिए 2 एमी पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। रोलिंग स्टोन के फरवरी 2015 में अब तक के सभी 141 एसएनएल कलाकारों के मूल्यांकन में चेस को समग्र महत्व में 10वां स्थान दिया गया था। उन्होंने लिखा, यह सुनने में अजीब लग सकता है, चेस शायद सबसे कम रेटिंग वाले एसएनएल खिलाड़ी है। फ्रेंचाइज को परिभाषित करने में उन्हें केवल 1 सीजन लगा। उस बेजान अहंकार के बिना एसएनएल की हास्य शैली पूरी तरह से बेकार हो जाती। 1975 में न्यूयॉर्क पत्रिका के कवर स्टोरी में, जिसमें उन्हें अमेरिका का सबसे मजेदार आदमी कहा गया था, एनबीसी के अधिकारियों ने चेस को जॉनी कार्सन का पहला वास्तविक संभावित उत्तराधिकारी बताया और दावा किया कि वह लेख के 6 महीने के भीतर द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन की अतिथि मेजबानी शुरू कर देंगे। चेस ने न्यूयॉर्क से यह कहकर अफवाहों को खारिज कर दिया कि वे अगले कार्सन हो सकते हैं। मैं कभी भी टीवी हस्तियों का साक्षात्कार करने के लिए 5 साल तक बंधा नहीं रहूंगा। चेस 4 मई 1977 तक कार्यक्रम में नहीं दिखे, जब वे एनबीसी के लिए प्राइम टाइम स्पेशल का प्रचार कर रहे थे। कार्सन ने बाद में चेस के बारे में कहा, वे बेक्ड बीन डिनर के बाद पाद नहीं सकते थे। 32
चेस ने सैटरडे नाइट लाइव में अपने काम पर एर्नी कोवाक्स के प्रभाव को स्वीकार किया। 33 और उन्होंने अपने एमी पुरस्कार के लिए स्वीकृति भाषण के दौरान कोवाक्स को धन्यवाद दिया। 34 इसके अलावा चेस ने 1982 की डॉक्यूमेंट्री एर्नी कोवाक्स टेलीविजन ओरिजिनल जीनियस में अपनी उपस्थिति में अपने काम पर कोवाक्स के प्रभाव की बात की। 35 1976 से 1989 फिल्म स्टारडम और प्रशंसा। दिसंबर 1976 में फिल्म ए स्टार इज बॉर्न के प्रीमियर के बाद निजी पार्टी में चेवी चेज। 1976 के अंत में एसएनएल के दूसरे सीजन के मध्य में चेज मूल कलाकारों में से शो छोड़ने वाले पहले सदस्य बन गए, जबकि उन्होंने अपनी एसएनएल प्रसिद्धि के बल पर कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने दावा किया कि उनके जाने का मुख्य कारण उनकी प्रेमिका जैकलीन कार्लिन की न्यूयॉर्क जाने की अनिच्छा थी। 36 चेज लॉस एंजल्स चले गए, कार्लिन से शादी कर ली और उनकी जगह बिल मरे ने ले ली। हालांकि उन्होंने दूसरे सीजन के दौरान शो में कुछ कैमियो भूमिकाएं निभाईं। सितंबर 1993 में चेस ने फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए एक वीकनाइट टॉक शो द चेवी चेस शो की मेजबानी की। हालांकि इससे व्यावसायिक उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन शो को 5 हफ्तों के बाद फॉक्स ने रद्द कर दिया। चेस बाद में सुपर बाउल के दौरान प्रसारित होने वाले डोरिटोस के एक विज्ञापन में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने शो की विफलता का मजाकिया संदर्भ दिया। उद्धरण की जरूरत। चेज को अपनी कुछ बाद की फिल्मों में सफलता मिली। 1995 की मैन ऑफ द हाउस, जिसमें फराह फॉसेट सहकलाकार थीं, अपेक्षाकृत सफल रही, जिसने $40 मिलियन की कमाई की। 50 और 1997 की वेगास वेकेशन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $36.4 मिलियन की कमाई की। 51 2000 की स्नो डे, जिसमें चेज दिखाई दिए, भी $60 मिलियन से अधिक की कमाई करके सफल रही। 52 साथ ही 2002 में ऑरेंज काउंटी, जिसने $40 मिलियन से अधिक की कमाई की। 53 चेज हेस्टी पुडिंग के 1993 के मैन ऑफ द ईयर थे और उसी वर्ष हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर उन्हें एक स्टार मिला। 54 उन्हें 1996 में द हार्वर्ड लैम्पून का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। 55 2002 में कॉमेडी सेंट्रल टेलीविजन स्पेशल के लिए न्यूयॉर्क फ्रायर्स क्लब द्वारा उनका रोस्ट किया गया था। यह रोस्ट एक रोस्ट के मानकों के हिसाब से भी असामान्य रूप से झरीले होने के लिए जाना जाता था। 56 चेज द्वारा अभिनीत कुछ हाल की फिल्में, जैसे वैक्यूम्स, रेंट ए हस्बैंड, गूज, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से रिलीज नहीं हुई है। वह 2006 में मुख्यधारा की फिल्म निर्माण में लौटे। कॉमेडी जूम में टिम एलन और कॉर्टनी कॉक्स के साथ सहअभिनय किया, हालांकि यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से असफल रही। चेज ने 3 नवंबर 2006 को लॉ एंड ऑर्डर के एपिसोड इन विनो वेरिटास में एक यहूदी विरोधी हत्या के संदिग्ध के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2009 में चेस और डैन एक्रॉयड ने फैमिली गाय एपिसोड स्पाइज रिमिनिसेंट ऑफ अस में अपनी आवाज दी। 2010 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डोनाल्ड ग्लोवर, डैनी पुडी, गिलियन जैकब्स और चेज। 2009 से 2012 टेलीविजन पर वापसी। 2009 में शुरू करके चेस एनबीसी में सिटकॉम कम्युनिटी में उम्रदराज नमतौलिया टाइकून पियर्स हॉथोर्न के रूप में लौट आए। शो का निर्माण डैन हार्मन ने किया था और इसमें जोएल मैकहेल, एलिसन ब्री, गिलियन जैकब्स, डोनाल्ड ग्लोवर, डैनी पुडी और यवेटे निकोल ब्राउन ने अभिनय किया था। इस श्रृंखला को इसके अभिनय और लेखन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यह कई आलोचकों की साल के अंत में सर्वश्रेष्ठ सूचियों में शामिल हुई और इसने एक पंथ का विकास किया। 57-58 न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचक एलेसेंड्रा स्टेनली ने चेस की कास्टिंग की प्रशंसा करते हुए लिखा, जेफ में उस तरह का व्यंग्यात्मक हाजिर जवाबी और लापरवाह लापरवाही है जो कॉमेडियन चेवी चेस में थी जब वह फ्लेच फिल्मों के युवा स्टार थे। 2010 में वह फिल्म हॉट टब टाइम मशीन में दिखाई दिए, जिसे काफी प्रशंसा मिली। कम्युनिटी सीजन 1 से 4 के फिल्मांकन के दौरान चेस अपने किरदार पियर्स, जो एक कट्टरपंथी है, के निर्देशन से लगातार नाराज
और असहज होता गया। यह बताया गया कि 2012 में चेस ने अपनी हताशा को हवा देते हुए और यह सुझाव देते हुए कि पियर्स के साथ जिस तरह से चीजें चल रही है उसे अगली बार ट्रॉय, ग्लोवर या शर्ली ब्राउन को एनवर्ड कहने के लिए कहा जा सकता है। जबकि चेस ने अपने गुस्से के लिए माफी मांगी, वह अपने किरदार और शो के निर्माता डैन हार्मन के साथ बढ़ती असहमति के कारण शो छोड़ने के लिए आगे बढ़ा। नेटवर्क के साथ आपसी समझौते के बाद उनके किरदार को अचानक कम्युनिटी के चौथे सीजन से बाहर कर दिया गया। चेस ने बाद में दावा किया कि उनका बाहर निकलना शो के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय के कारण था, न कि गुस्से के कारण, यह दावा करते हुए कि यह काफी मजेदार नहीं था। 62 कम्युनिटी के 5वें सीजन के तीसरे एपिसोड में पियर्स को मारने के रचनात्मक निर्णय लेने वाले लेखकों द्वारा उनके प्रस्थान को पुख्ता किया गया। 63 2012 वर्तमान 2013 में चेज ग्रिसवॉल्ड परिवार पर आधारित एक लघु ऑनलाइन फिल्म में दिखाई दिए तथा फनी और डाई के मूल कॉमेडी स्केच प्रेसिडेंशियल रियूनियन में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने अन्य वर्तमान और पूर्व एसएनएल राष्ट्रपतियों के साथ राष्ट्रपति फोर्ड की भूमिका निभाई। 2015 में चेस ने 5वीं वेकेशन किस्त में क्लार्क ग्रिसवॉल्ड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका शीर्षक वेकेशन था। पिछली 4 फिल्मों के विपरीत जिसमें क्लार्क मुख्य नायक है, उनकी केवल एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण कैमियो उपस्थिति है। बड़े पैमाने पर नकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के बावजूद फिल्म एक वित्तीय सफलता साबित हुई, जिसने दुनिया भर में $107 मिलियन से अधिक की कमाई की। 64 यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली प्रविष्टि बन गई। उद्धरण की आवश्यकता 2019 में उन्हें नेटफ्लिक्स फिल्म द लास्ट लाफ में देखा गया, जहां उन्होंने रिचर्ड ड्रेफस के साथ अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन 1990 में चेस, विवाह और परिवार। चेस ने 23 फरवरी 1973 को न्यूयॉर्क शहर में सुसान हेविट से शादी की। 1 फरवरी 1976 को उनका तलाक हो गया। जैकलीन कार्लिन से उनकी दूसरी शादी 4 दिसंबर 1976 को औपचारिक रूप से हुई और 14 नवंबर 1980 को तलाक में समाप्त हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी। 65 चेस 1980 से 1995 तक ट्यूडर शैली के घर में लॉस एंजिल्स के पैसिफिक पैलिसेड्स में रहते थे। वे 1986 से 1988 के बीच पैसिफिक पैलिसेड्स के मानद मेयर थे। 67 उन्होंने 19 जून 1982 को पैसिफिक पैलिसेड्स में अपनी तीसरी पत्नी जेनी ल्यूक से शादी की। 68 उनकी और ल्यूक की 3 बेटियां हैं, सिडनी, कैली और एमिली। 8 यह जोड़ा बेडफोर्ड, न्यूयॉर्क में रहता है। 69 मादक द्रव्यों का सेवन 1986 में चेज को प्रिस्क्रिप्शन पेनकिलर की लत के इलाज के लिए बेट्टी फोर्ड सेंटर में भर्ती कराया गया था। सैटरडे नाइट लाइव में अपनी उपस्थिति के दौरान की गई गलतियों के कारण पीठ दर्द का अनुभव करने के बाद उन्होंने इसका सेवन शुरू किया। 70 2010 में उन्होंने कहा कि उनका नशीली दवाओं का सेवन निम्न स्तर का था। 71 शराब की लत का इलाज कराने के लिए वह सितंबर 2016 में हेजेल्डन क्लिनिक में दाखिल हुए। 72 राजनीतिक दृष्टिकोण एक सक्रिय पर्यावरणविद और परोपकारी, चेज एक राजनीतिक उदारवादी है। उन्होंने 1990 के दशक में बिल क्लिंटन और 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में जॉन केरी के लिए प्रचार किया था। 73 2004 में उन्होंने जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में पीपल फॉर द अमेरिकन वे बेनिफिट में एक भाषण के दौरान राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का मजाक उड़ाया, जहां उन्होंने बुश को अशिक्षित, वास्तव में झूठा मूर्ख और मूर्ख कहा, जिससे आयोजक और भील परेशान हो गई, जिसके कारण नॉर्मन लियर ने बयानों को पूरी तरह से अनुचित के रूप में वर्गीकृत किया। 75 बिल मरे के साथ लड़ाई 1978 में सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान जॉन बेलुशी के ड्रेसिंग रूम में चेस का बिल मरे के साथ हाथापाई हो गई। मरे और चेस के बीच बैकस्टेज झगड़ा
तब हुआ जब 1976 में पूर्णकालिक कलाकार के रूप में बाहर निकलने के बाद चेस शो की मेजबानी करने के लिए वापस लौटे। मरे ने कथित तौर पर जैकलीन कार्लिन के साथ चेस की परेशान शादी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण चेस ने मरे की शारीरिक बनावट की आलोचना की थी। एसएनएल के कलाकार जेन कर्टिन, लाराइन न्यूमैन और गिल्डा रेडन ने इस घटना को देखा। 76 उद्धरण की आवश्यकता। 2021 में एक टॉक शो में न्यूमैन ने इस विवाद के बारे में कहा, यह बहुत दुखद और दर्दनाक और भयानक था। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि वे दोनों जानते थे कि एक बात जो वे एक दूसरे से कह सकते हैं वह सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगी, और मुझे लगता है कि यही बात इसे भड़काने वाली थी। चेस और मरे बाद में 1980 में कैडिशैक में एक साथ अभिनय करने के लिए सुलह कर लेंगे। 77 क्रिस कोलंबस के आरोप। दिसंबर 2024 में लेखक निर्देशक क्रिस कोलंबस ने खुलासा किया कि उन्होंने चेस के साथ अपनी 2 बैठकों के परिणामस्वरूप नेशनल लैम्पून्स क्रिसमस वेकेशन का निर्देशन छोड़ दिया, जिसे उन्होंने अपने प्रति बेहद खारिज करने वाला और अपमानजनक माना। 78 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1968 चले न चले पैदल यात्री लघु फिल्म। 1974 ग्रूव ट्यूब द फिंगर, गेरिटन, फॉर लीफ क्लोवर। 1976 संकीर्ण दृष्टिकोण वह स्वयं। 1978 बेईमानी टोनी कार्लसन। 1980 ओह स्वर्गीय कुत्ता तमंचा, कैडिशैक टाई वेब। लगता है जैसे पुराना समय है, निकोलस गार्डेनिया। 1981 इंद्रधनुष के नीचे ब्रूस थोर्प। आधुनिक समस्याएं मैक्स फिडलर। 1983 नेशनल लैम्पून्स वेकेशन क्लार्क ग्रिसवॉल्ड। दोस्तों ये हमें 1 दिसंबर 1971 से मैं आपको बता दूं 90 तक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी मूवी को, और 97 मिनट इसकी रनिंग लाइन थी, और टोटल 25 मिलियन के बजट में से बनाया गया था उस दौर के अंदर, और जो कलेक्शन आया था वो लगभग 73.3 मिलियन का था, जो कि एक प्रॉफिटेबल था और मूवी को हिट बनाने के लिए काफ़ी था। लोगों को भी ये बड़ा पसंद आई थी मूवी। बाकी आज की इस वीडियो में यदि आपको मज़ा आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।